हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं 8th डे की रिवीजन फ्रॉम द चैप्टर 8 दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सैंपल पेपर में इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इसमें से 10 नंबर तक के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। आज हम करने वाले हैं वेरी स्मार्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, जिसमें हम कीवर्ड्स और पॉइंट्स के साथ इस चैप्टर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को याद करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स रिवाइज चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर ऑफ टॉपिक्स इस चैप्टर के 6 हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं उनके नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी आते हैं। नंबर 2, रोल ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Number 3, government schemes and agencies that are being provided to such small scale enterprises. Number 4, the entrepreneurship development, the features and the need for entrepreneurship development. Number 5, startup scheme and the various ways to fund the startup. And number 6, intellectual property rights. ये 6 इसके मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4 टॉपिक्स पे हमारा सैंपल पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो टॉपिक्स क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनएसआईसी, स्टार्टअप पे, एमएसएमईडी एक्ट पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। रोल ऑफ एसएससीज या वेज टू फंड द स्टार्टअप पे सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हम एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सारे ही 6 टॉपिक्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत सारी चीजें लर्न करने के भी हैं। तो कौन कौन से मेन हेडिंग्स और कौन कौन सी डेट्स और कौन कौन से लिमिट्स आप याद रखेंगे इस चैप्टर में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और उस पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपको उसे आंसर करना है, ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस भी आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है और रिविजन में हम सिर्फ हेडिंग्स और की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखने के बाद जब आप रिवीजन वीडियो देखेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत पक्के से प्रिपेयर हो जाएगा और आप इसमें से किसी भी तरह के आंसर्स कर पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है। ये चार्ट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी चार्ट की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों ही कैटेगरी की जो एंटरप्राइजेस हैं वो स्मॉल एंटरप्राइजेस मानी जाती हैं। और एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से इसकी लिमिट बता रखी है, इन्वेस्टमेंट लिमिट बता रखी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो इन्वेस्टमेंट लिमिट बताई जाती है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, और अगर सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट बताई जाती है इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट्स। ये लिमिट्स रिवाइज होती रहती हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, करंट ईयर में दे रखे हैं, वही लिमिट जो है हम याद रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। लिमिट्स क्या है बच्चों? अगर एक माइक्रो एंटरप्राइज है और वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 लाख तक है, और अगर वो सर्विस सेक्टर की है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस 25 लाख से 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 10 लाख से 2 करोड़ सर्विस इंडस्ट्री के लिए। फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस 5 करोड़ से 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ सर्विस यूनिट के लिए। तो अगर आपको माइक्रो इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? दैट द एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 25 lakh and the investment limit in the service industry in the equipments is 10 lakh is called micro enterprise. Similarly, what is a small enterprise where the investment limit in plant and machinery is 5 crores and the investment limit in the equipments is 10 lakh to 2 crores is called small industry.
What is a medium enterprise? Where the investment limit in plant and machinery is from 5 crore to 10 crore. Or investment limit in the equipments is 2 crore to 5 crore. That type of an enterprise is called the medium enterprise. किसी भी तरह का एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द लिमिट, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल. सो यू हैव टू स्पेसिफिकली लर्न दीज लिमिट्स टू आंसर द एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक. इसके बाद बच्चों मैंने यहां पर हेडिंग्स लिखी हैं कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिनको कलेक्टिवली हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनका क्या रोल होता है इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 हेडिंग्स लिख दी हैं. बिल्कुल इसी तरह से आप हेडिंग्स याद रखेंगे. जनरेशन ऑफ आउटपुट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फैसिलिटेट्स द रीजनल डेवलपमेंट, फैसिलिटेट्स द क्विक एंड टाइमली डिसीजंस एंड इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. अगर आपको इन 6 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स यू कैन राइट 2 सब पॉइंट्स ऑफ ईच हेडिंग्स. अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि किस तरह से ये इंडस्ट्रीज जो है वो आउटपुट जनरेट करती हैं, तो आप एक एग्जांपल देके बताएंगे कि कंट्री का 40% तक का जो जीडीपी है, या जो कंट्री के 45 से 50% के जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं. सो दैट्स व्हाई दीज एंटरप्राइजेस आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द आउटपुट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को आप कैसे बताएंगे कि ये लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें बहुत सारी लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है, और पूरी कंट्री के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं है. तो इसीलिए कहा जा सकता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों को दी जाती है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में ही दी जाती है. उसके बाद किस तरह से ये एंटरप्राइजेस जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम चाहिए, लोकल रिसोर्सेज और लेबर की मदद से ही ये एंटरप्राइजेस सेटअप हो जाती हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी इसकी बहुत कम होती हैं. इसीलिए लोग बिल्कुल हेसिटेट नहीं करते हैं in order to set up these enterprises. That's what you have to explain, that these enterprises generate the opportunities for the entrepreneurship. रीजनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लोकल रिसोर्सेज ही चाहिए होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होता है, तो जिस रीजन में लोग रहते हैं वहीं पर वो इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं. वो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखकर, दूसरी और रिक्वायरमेंट्स देखकर वहां पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लोकल एरिया में ही सेटअप हो जाती हैं, लोकल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें. तो जिस पर्टिकुलर लोकल एरिया में वो सेटअप होती हैं उसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट उनके सेटअप से पॉसिबल होता है. Another important feature is that these industries facilitate quick and timely decisions because nobody has to be consulted. There are not so many people who need to be consulted before taking any decision. तो डिसीजन बिल्कुल टाइमली ले लिए जाते हैं, और उन टाइमली डिसीजंस की वजह से जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी होती हैं क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से, वो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अवेल कर पाती हैं. ज्यादातर लार्ज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, और जब तक वो लोग डिसीजन लेते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होती है इफ इट इज अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह की एंटरप्राइजेस में कम होता है, क्योंकि लोकल लेबर भी जो है वो कम पैसों में अवेलेबल हो जाती है, लोकल रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बच जाते हैं. तो रनिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सब कुछ ही लो होता है, जिस लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स बन के तैयार होते हैं वो भी लोअर प्राइसेस पे बनकर तैयार होते हैं, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है और वो कॉम्पिटिशंस फेस कर पाती हैं इवन विद द हेल्प ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. सो दैट्स व्हाई वी से दैट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस improve the competitive strength by reducing the cost of production. अगर आप ये 6 हेडिंग्स याद कर लेंगे और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कीवर्ड से रिलेटेड, उससे आप इसके क्वेश्चंस जो है वो आंसर कर पाएंगे किसी भी तरह के.
SSE से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। इसमें आपको कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें दो एजेंसीज के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, एक नेशनल लेवल की एजेंसी है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी है। नेशनल लेवल की एजेंसी है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, कि ये जो नेशनल लेवल की एजेंसीज होती हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती हैं, उनको रॉ मटेरियल मशीन्स प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं, उनको मेंटोरिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सकती है, किस तरह से कंपटीशन को फेस किया जा सकता है, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज जो है वो NSICs जो है वो प्रोवाइड करती हैं। मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या होता है NSIC का, टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ ऑल स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंटर्स होते हैं उनको कहते हैं DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। सबसे पहला सेंटर 1 मई 1978 में बना था, ये डेट आपको याद रखनी है। NSIC की 1955 और DIC की 1978। इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक या MCQ या ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछा जा सकता है। मेन पर्पस डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स का क्या होता है कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जाए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं उनका भी वही रोल होता है जो नेशनल सेंटर्स का होता है, उनका नेशनल लेवल पे होता है और इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये सेंटर्स जो है वो अरेंजमेंट्स करते हैं मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का, क्रेडिट फैसिलिटीज का, रॉ मटेरियल्स का, वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कोई स्कीम्स ऐसी सरकार निकालती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में होती है या फेवर में होती है, उन स्कीम्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना और उनके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की। जितना मैंने यहां पर लिखा है इन दोनों एजेंसीज के बारे में उतना ही सिर्फ आप याद कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द एनुअल एग्जाम्स। उसके बाद सरकार या जो सरकारी एजेंसीज हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं उसके 5-6 हेडिंग्स आप याद कर लेंगे। लैंड से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड टैक्स से रिलेटेड। यही कुछ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए चाहिए होते हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज में सरकार बहुत सारी तरह के इंसेंटिव्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है। उसके लिए आप 5-6 कीवर्ड्स याद कर लेंगे जो मैंने यहां पर लिखे हैं। नो रेंट इन द इनिशियल ईयर्स, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, कंसेशनल रेट्स, preferential supply or the allotment, exemptions on the tax up to ₹20 lakh turnover। तो चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, आपको यही वर्ड्स यूज करने हैं कि इनिशियल ईयर में इन सब सर्विसेज के सरकार पैसे नहीं लेती है या उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने का ऑप्शन देती है या प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको लैंड अलॉट करती है या वाटर फैसिलिटीज और पावर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कोई स्कार्स रॉ मटेरियल होता है जो इन इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे इनको प्रोवाइड किया जाता है। और इनकम में भी लिमिट होती है कि इतनी पर्टिकुलर लिमिट तक, अभी जो लिमिट है वो 20 लाख है कि अगर टर्नओवर 20 लाख तक का होता है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, उससे ज्यादा हो जाता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, उन सारे रिसोर्सेस को प्रेफरेंशियल बेसिस पे, कंसेशनल बेसिस पे प्रोवाइड करके उनको कुछ एग्जेम्पशंस देके उनको मोटिवेट किया जाता है टू सेट अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। So if you take the screenshot, you will be able to answer any question from the topic MSMED Act, the role of small scale enterprises, the agencies which are set up to support the small scale enterprises, and the incentives these small scale enterprises are getting from the government or these agencies. बच्चों एक पड़ाव तो हमने पूरा कर लिया, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उसकी डेफिनेशन, वो एंटरप्राइजेस क्या रोल प्ले करती हैं और इन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स ऑफर करती है, ये हमने रिवाइज कर लिया। अब दूसरे पड़ाव में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उसी डेफिनेशन से हमें एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से उसकी हेडिंग्स
अपने आप ही याद हो जाएंगी। डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? अ सिस्टमैटिक, लॉफुल, पर्पसफुल एंड इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ mobilizing resources and organizing production to deliver value to the customers, the returns to the investors and profits for self in accordance with the risk associated। तो एक ऐसी सिस्टमैटिक, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी जिसमें रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया जाता है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उससे सबको, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, सबको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन रिटर्न दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो इस डेफिनेशन में बच्चों अंडरलाइन कर लीजिए कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी, लॉफुल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी, इनोवेटिव एक्टिविटी, activity of mobilizing the resources, activity of organizing the production, activity which gives something of value to the customers, something of value to the investors and something of value to the entrepreneur, and it is related with the various types of risks. So these are all the features of entrepreneurship। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिए और entrepreneurship के जो फीचर्स है ना, एक्चुअली बिल्कुल सेम फीचर्स हैं जो हमने बिजनेस एक्टिविटी के फीचर्स कर रखे हैं। दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू एंड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। वही सारे फीचर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। तो ये जो डेफिनेशन और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, इससे आप किसी भी पर्टिकुलर फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आता है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है, तो जो अभी हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह से वही हेडिंग्स यूज करके हम एंटरप्रेन्योरशिप की नीड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर जनरेशन ऑफ द आउटपुट, फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर सेक्टर्स। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है तो जो दूसरे सर्विस सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, उन सबका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है डिफरेंट असेट्स में, तो कैपिटल फॉर्म होता है। फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करते हैं टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फॉर इंक्रीजिंग द स्कोप फॉर द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रखी हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस एक्टिविटीज या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज से ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं या जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं, ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, उनका भी स्कोप बढ़ जाता है। ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल बेनिफिट्स है या नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो मैं समझती हूं कि अगर आप ये हेडिंग्स याद कर लेंगे, आप इसको आसानी से अपने आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। Then come to the process of entrepreneurship development, जिसमें हमने 3 मेन स्टेजेस जो हैं वो पढ़ रखी हैं। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टार्ट करनी होती है, बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाता है? अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस हैं जिनका स्कोप है, जिनको सेटअप करें या आगे एक्सपेंशन का स्कोप है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग। और जब अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का पहला स्टेप ले लिया जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट किया जाता है। सपोज अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग से ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्कोप है,
या फैशन इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है, या किसी और एक पर्टिकुलर फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड भी एंटरप्रेन्योर को एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस को भी चूज करना पड़ेगा। कि अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है तो उसमें कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, मोबाइल्स भी हो सकते हैं। अगर फैशन इंडस्ट्री की फील्ड में जाना है तो उसमें ज्वेलरी भी हो सकती है, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी का, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हमने चूज करा है क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ये होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अगर वो प्रैक्टिकली जो उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम आसानी से अरेंज कर पाएंगे या नहीं, वो होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। और जो फंड रिक्वायरमेंट्स चाहिए उस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने और रन करने के लिए, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अरेंज हो जाएंगी या नहीं, वो होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो जब ये 3 स्टेप्स ले लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी की स्काउटिंग कर लिया जाता है, अपॉर्चुनिटी की एनालिसिस कर ली जाती है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट कर ली जाती हैं, उसके बाद एक्चुअली बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है। So after taking the 3 steps of entrepreneurship development, the entrepreneurship is actually started up, and that type of a project is called the startup. और स्टार्टअप के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो मैंने यहां पर लिख दी है, उसका मीनिंग मैंने लिख दिया है, उसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। एज पर द नोटिफिकेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो नोटिफिकेशन आई थी 17 फरवरी 2017 में, जहां पे रीडिफाइन किया गया था स्टार्टअप को, वो आपको याद करनी पड़ेगी कि स्टार्टअप का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, नंबर 1। नंबर 2, वो 5 साल से ज्यादा की पुरानी एंटिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उसका टर्नओवर जो है वो पिछले साल का 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो इनोवेशन के लिए काम करती हो, दैट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये एक पर्टिकुलर डेट एंड दीज 4 फीचर्स यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टार्टअप। 1 नंबर का क्वेश्चन आया स्टार्टअप पे, वो इस पर्टिकुलर डेट पर ही क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर फीचर ऑफ स्टार्टअप पे जो डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप है उस पे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 3 नंबर में 3 इनिशियल स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको 6 हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी और एक एक 2-2 सब पॉइंट्स में उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो हेडिंग्स हमने अभी देखी। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स पे क्वेश्चन आता है तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे और इसी डेफिनेशन में से आप 6 फीचर्स लिख देंगे एंड यू कैन राइट द सब पॉइंट्स ऑफ दीज फीचर्स। So only 2 topics are now left, that what are the various ways to fund the startup and what are the various intellectual property rights that are related to entrepreneurship. There are total 6 ways to fund the startup और इसमें आपको कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना आता है। नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं फंडिंग ऑप्शन स्टार्टअप की, तो हर एक ऑप्शन एक दूसरे से कैसे डिफर करती है उसके कीवर्ड से ही हम समझ लेते हैं। सबसे पहली फंडिंग ऑप्शन देखिए, बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंसिंग या पर्सनल सेविंग और रिसोर्सेज से जो फाइनेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द बूट स्ट्रैपिंग। ये बिल्कुल बेसिक फंडिंग ऑप्शन होती है स्टार्टअप के लिए। उसके बाद नंबर 2 है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं या जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो स्टार्टअप को फंड करती हैं। देन वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का क्या मतलब होता है कि स्टार्टअप्स को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो कैपिटलिस्ट होते हैं, दे प्रोवाइड द फंड्स एज वेल एज द मेंटरशिप एंड एक्सपर्टीज। तो जो प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं स्टार्टअप्स के, उनको कहते हैं वेंचर कैपिटल। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश होता है
और इंटेंशन होता है और इंटरेस्ट होता है टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप। तो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्टार्टअप की फंडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और खुद से अप्रोच करते हैं स्टार्टअप्स को, सच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं फंडिंग के लिए, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। एक्चुअली ये लोग कौन होते हैं? जो ऑलरेडी रनिंग स्टार्टअप्स के साथ टाई अप करते हैं, दूसरे मेंटोर्स के साथ टाई अप करते हैं, लेकिन इनका जो टाई अप का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जो इनिशियल ईयर्स में स्टार्टअप की फंडिंग करते हैं या उनसे टाई अप करते हैं उनको कहते हैं इंक्यूबेटर्स, और जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के टाइम फंडिंग में हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्सेलरेटर्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है माइक्रो एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो जहां पर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स नहीं होती हैं, तो टू फंड द स्टार्टअप्स विच आर नॉट क्वालिफाइड फॉर लोन or which do not have the access to the banking services, such type of funding options come under micro funding options or non-banking financial corporations who fund the startups in these areas. तो इस पर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? या तो आपको ये फंडिंग ऑप्शंस दी होंगी और इसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर इसके बारे में बताया होगा और आपसे फंडिंग ऑप्शन पूछी जाएगी। तो ये ऑल द 6 फंडिंग ऑप्शंस उनके कीवर्ड्स के साथ आप समझ लेंगे और उन्हें याद रख लेंगे, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम दीज फंडिंग ऑप्शंस ऑफ द स्टार्टअप। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में काफी सारे राइट्स हैं, लेकिन आपको 3 इंपॉर्टेंट राइट्स ही याद करने हैं, वो भी 2 क्लासिफिकेशन के अंडर। सबसे पहले आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द कॉपी राइट्स। तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें 2 सब कैटेगरीज है, पेटेंट्स एंड द ट्रेडमार्क्स, और तीनों की डेफिनेशन एक बार ध्यान से देख लीजिए और उन्हें लर्न कर लीजिएगा। द राइट टू प्रिवेंट द अदर्स टू मेक, टू यूज, टू ऑफर फॉर सेल or to import the invention, that type of a right is called the patent right। मतलब जो इन्वेंटर है उसकी इन्वेंशन को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये राइट जो है वो पेटेंट राइट कहलाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ट्रेडमार्क। द राइट टू प्रिवेंट द अदर्स टू यूज द रजिस्टर्ड ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिएगा, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। तो कोई भी कंपनी अपना ब्रांड नेम डिसाइड करती है अपनी आइडेंटिटी के लिए, या कोई मार्क डिसाइड करती है अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो जब वो ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क रजिस्टर हो जाता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो जो राइट बिजनेस फर्म को मिलता है कि उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क, क्योंकि वो रजिस्टर करवा चुका है, सो दैट राइट इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। Last but not the least is the copyright. This is the right to not copy the literary, the artistic, the dramatic, the musical, the cinematographic work of the creator. So this type of a right is called the copyright. तो जो भी कोई म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट करता है तो उसके उस क्रिएशन को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दैट टाइप ऑफ अ राइट इज कॉल्ड द कॉपीराइट। तो इन्वेंशन से रिलेटेड जो राइट है वो पेटेंट राइट है, जो ब्रांड मार्क से रिलेटेड राइट है वो ट्रेडमार्क है, और जो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड राइट है वो कॉपीराइट है। तो बच्चों इस चैप्टर 8 में टोटल 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, कीवर्ड्स या फीचर्स या रोल या जो लिमिट्स हैं या जो डेट्स हैं जो मैंने आपसे याद करने के लिए बोला है उसको आप स्पेसिफिकली याद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं और डेट्स हैं कि अगर आप उन्हें भूल गए तो आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। कम से कम 4-5 बार जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करें उन्हें एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इनके एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और आज का रिवीजन लेक्चर भी 1-2 बार देखेंगे। तो उसके बाद आप इस चैप्टर में से जो भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली 1 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं या स्मॉल केस स्टडीज आएंगी, वो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। सो विद दिस आई एंड अप द रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। See you next time with the revision of chapter 9, that is internal trade. Till then, goodbye, stay healthy and connected.